हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसमें हम लोग झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का सिलेबस को कवर कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का यूनिट 5 में हम लोगों को विवाह, परिवार एवं नातेदारी के संदर्भ में पढ़ना होगा। तो ये जो टॉपिक है सिर्फ आपका सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए हेल्पफुल नहीं होगा, बल्कि आपका यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, आपका पीजीटी एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड टॉपिक हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। सोशियोलॉजी का ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो जिसमें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस ना पूछे जाए। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग क्लास को देख रहे हैं तो ज़रूर इसे लास्ट तक देखिए और हर एक चीज़ को, हर एक कॉन्सेप्ट्स को समझने का कोशिश कीजिए जो मैं बोल रही हूँ। और यहाँ पे तो मैं आप लोगों को क्लास दे ही रही हूँ और इसका नोट्स मैं पेड ग्रुप में सेंड कर दूँगी। तो जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, वो मुझसे ज़रूर एक बार कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्रोसेस भी दिया गया है कि कैसे आप पेड ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, उसको जाके आप फॉलो भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग मेरे बोले हुए चीज़ को पूरा अच्छे प्रकार से समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो टॉपिक है इसको 2 दिन में ख़त्म कर दिया जाए। आप अगर अपना सिलेबस देखेंगे, अगर आपके पास सिलेबस प्रेजेंट हो, तो यूनिट 5 में हम लोग को परिवार, विवाह, नातेदारी पढ़ना है। और साथ ही साथ फिर आपका यूनिट 14 में भी परिवार, विवाह और नातेदारी पढ़ना है। तो आज के क्लास में हम लोग परिवार, विवाह, नातेदारी से क्या क्या इसके मेन कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं उस सभी को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आप लोग को पता चलने वाला है, इसलिए क्लास को जरूर लास्ट तक देखिएगा। और इसमें तो सारा क्लियर हो ही जाएगा आज की क्लास में। बस यूनिट 5 का प्रौद्योगिकी समाज में परिवार का महत्व बाकी रहेगा, जिसको कि नेक्स्ट क्लास में 14 का जो यूनिट है उसको मर्ज करके इसके साथ ही कर दिया जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग का सिलेबस कम ख़त्म हो सके। तो ये तो हो गया इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी था। अब चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या यहाँ पे देख रहे हैं, विवाह, परिवार एवं नातेदारी। तो नातेदारी से मैं स्टार्ट करती हूँ। नातेदारी ये जो शब्द है इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, किनशिप। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि नातेदारी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया, ये आपका एमसीक्यू निकलेगा। तो नातेदारी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मार्गन महोदय ने किया था न्यूयॉर्क की हिराक्विस जनजाति के लिए। जब उन्होंने न्यूयॉर्क की हिराक्विस जनजाति का अध्ययन किया तो वहाँ पे उन्होंने नातेदारी शब्द का प्रयोग किया था। और इसके बाद जीपी मर्डॉक जी बताते हैं कि यह नातेदारी में आंतरिक बंधन एक शाखाकृत बंधन से जुड़ा होता है। जब मर्डॉक जी ने इसकी परिभाषा दी तो परिभाषा देते हुए बताते हैं कि नातेदारी क्या होता है, तो ये एक प्रकार का चेन सिस्टम होता है। क्या होता है, ये एक प्रकार का चेन सिस्टम होता है, क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, एक चेन के माध्यम से क्या करते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये एक चेन सिस्टम होता है। उसके बाद जब इन्होंने इसकी परिभाषा दे दी और ये किस प्रकार से चेन सिस्टम तो इन्होंने बताया, लेकिन ये शाखाकृत बंधन से जुड़े होते हैं। किस प्रकार से बंधन से जुड़े हुए होते हैं, तो शाखाकृत बंधन से जुड़े हुए होते हैं। इन्होंने नातेदारी जो संबंध है इसके 2 रूप बताए हैं। इन्होंने 2 आधारों पर इसको वर्गीकृत किया है। वे 2 आधार कौन कौन से हैं, रक्त संबंध पर आधारित और विवाह संबंध पर आधारित। रक्त संबंध पर आधारित जो हमारे रिलेशंस होते हैं, जैसे भाई बहन ये सब हो गए, ये सब आ जाएंगे। और इसके साथ ही साथ जो गोद लिया हुआ बच्चा, ये भी एक बार के क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो गोद लिया हुआ बच्चा होता है वो किस संबंध पर आधारित होता है, तो वो भी आपका रक्त संबंध पर ही आधारित होता है। और विवाह संबंध पर आधारित होता है, जैसे आपका जीजा, साली, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जीपी मर्डॉक जी की पुस्तक है सोशल स्ट्रक्चर, इसमें उन्होंने नातेदारी के 3 रूपों के बारे में बताया है। वे 3 रूप कौन कौन से हैं, तो उन्होंने सबसे पहला बताया है प्राथमिक नातेदारी। प्राथमिक नातेदारी के अंतर्गत 7 प्रकार के रक्त संबंध आते हैं। इसमें से एक विवाह संबंध भी इसके अंतर्गत आता है, जो कि पति पत्नी के रिलेशन पर बेस्ड होता है। 7 प्रकार के जो रिलेशन, ये चीज़ याद रखना होगा कि जीपी मर्डॉक ने नातेदारी के कितने प्रकारों का वर्णन किया है, तो 3 प्रकारों का
वो हो गया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में 7 प्रकार के आ जाएंगे, द्वितीयक में 33 प्रकार के आ जाएंगे। इसमें उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए बताया कि जैसे व्यक्ति तो प्राथमिक नातेदारी के अंतर्गत आ गया। अगर कोई भी एक व्यक्ति हुआ तो वो प्राथमिक नातेदारी में आएगा, लेकिन जो व्यक्ति का पिता है यानी आपके पिता वो प्राथमिक में आएंगे, लेकिन आपके पिता के पिता यानी आपके जो दादाजी हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो द्वितीयक नातेदारी के अंतर्गत आए जाएंगे। तो इस प्रकार के 33 रिलेशंस जो होते हैं वो द्वितीयक नातेदारी में हमें देखने को मिलते हैं। तृतीयक नातेदारी में 51 प्रकार के रिलेशन आते हैं। तो ये 3 प्रकारों का वर्णन किया था, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नातेदारी का व्यवहार का वर्णन करते हुए बताते हैं मर्डॉक जी कि नातेदारी का जो व्यवहार है 2 प्रकारों से वर्णित किया हुआ है। वे 2 प्रकार कौन कौन से हैं, परिहार और परिहास। परिहार होता है जो कि रिस्पेक्ट पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, रिस्पेक्ट पर, सम्मान पर आधारित होता है। जैसे कोई बहू है वो अपने ससुर को देखने के बाद घूंघटा लेती है, कोई अब वो अपने जेठ को देखे घूंघटा लेती है, तो ये जो उसको सम्मान दिया जा रहा है ये रिलेशन किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो परिहार के अंतर्गत। और परिहास के अंतर्गत मजाक का रिलेशन आता है, जैसे जीजा साली के बीच का रिलेशन, देवर भाभी के बीच का रिलेशन, तो ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, परिहास के अंतर्गत आ जाएंगे। अब हम लोग नातेदारी देखते हैं कि भारत में किस प्रकार के नातेदारी पाए जाते हैं। तो भारत में नातेदारी को समझने से पहले हम लोग को ये समझना जरूरी हो जाता है कि भारत में नातेदारी व्यवस्था को कौन लेकर आए हैं, इनका स्थान महत्वपूर्ण है। तो उसके पहले मैं एक और चीज़ आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि जो कल के क्लास में मैंने आप लोगों को सामाजिक विनिमय सिद्धांत की थ्योरी दी थी वो 6 पेज का PDF था, तो उसमें नंबरिंग नहीं किया गया था, लेकिन आप लोग का उसके पहले का जो PDF है उससे लेकर आई थिंक 79 था, 79, 80, 81 से उसके बाद 6 जोड़ के यहाँ से फिर नंबरिंग में कर दी हूँ, जिससे आप लोग को सुविधा होगी। तो आप लोग उसे ज़रूर एक बार देख लीजिएगा और बार बार मुझे मत बोलिएगा कि मैम उसका बीच का गैप कहाँ हो गया, आप लोग उसको थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि भारत में किस प्रकार का नातेदारी आया। तो भारत में नातेदारी लाने का जो श्रेय है वो किनको जाता है, इरावती कर्वे जी को। तो चलिए इरावती कर्वे की हम लोग थोड़ी बायोग्राफी देख लेते हैं, उनका लाइफ स्केच देख लेते हैं। क्योंकि देखिए ये सब चीज़ क्या, इरावती कर्वे आपको पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन ये हिडन सिलेबस हो जाता है। तो उनके थोड़ी से भी हम लोग को जीवनी जान लेना जरूरी हो जाता है कि उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की, इससे हमको हेल्प ही मिलेगा। तो इरावती कर्वे जी का जन्म हुआ था 15 दिसंबर 1905 में म्यांमार वर्मा में, और इनकी मृत्यु हुई थी 11 अगस्त 1970 पुणे में। अगर इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की तरफ देखे जाएं तो 1926 में फर्ग्यूसन कॉलेज से दर्शन शास्त्र से ये स्नातक थी, और 1928 में मुंबई विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में उन्होंने MA किया था, और ये GS घुरिया जी की शिष्या थी। ठीक है, किनकी, GS घुरिया जी को क्या कहा जाता है, वो समाजशास्त्र के क्षेत्र में इनका क्या योगदान है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। फिर नेक्स्ट इन्होंने फोकलोर ऑफ परशुराम के ऊपर काम किया था, और चित्पावन ब्राह्मण के ऊपर भी उन्होंने काम किया था। युगांत 1968 के लिए उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और साथ ही साथ इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि वो पहली महिला थी जो कि 2 व्हीलर का प्रयोग करती थी, अपने आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए 2 व्हीलर का वो प्रयोग किया करती थी। तो इनका जो सिद्धांत था नातेदारी का, जो उन्होंने सिद्धांत बताया था या फिर 2 चीज़ बताए थे, वो 2 भागों में उन्होंने इसको बांटा था। वे 2 भाग कौन कौन से हैं, ग्राम समुदाय में समूह संबंध और नगरीय समुदाय। इरावती कर्वे और दामले ने ग्राम समुदाय में पद्धतिगत का प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने रिश्तेदारी, जाति और इलाकों के कारकों द्वारा पारस्परिक अंतर समूह संबंधों की उन्होंने संरचना की थी, इसके सोच कॉन्सेप्ट तैयार किया था, और इसका परीक्षण करते हुए उन्होंने मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों डाटा को प्रेजेंट किया था। अब हम लोग देखते हैं इनके इम्पॉर्टेंट बुक्स की तरफ। तो इन्होंने कौन कौन से क्षेत्र में काम किया, कौन कौन से इनके कार्य थे, इनके बुक से ही हम लोग को पता चल जाएगा। तो सबसे पहला था उनका भारत में रिश्तेदारी संगठन 1953 में। नेक्स्ट है वेस्ट खंडेस के भील 1958 में।
थर्ड है हिंदू समाज एक व्याख्या 1961, 1968 में इसका फिर से उन्होंने प्रकाशित किया था। परिपूर्ति मराठी में बढ़ते कस्बे और उसके आसपास के क्षेत्र की सामाजिक गतिशीलता 1965 में। महाराष्ट्र भूमि और लोग 1968 में। युगांत एक युग का अंत 1968 में, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। भौरा मराठी में उन्होंने रचना की थी। आमची संस्कार मराठी में। संस्कार धानी ये भी मराठी में। और गंगाजल ये भी उन्होंने मराठी में किया था, जो कि इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। और ये जो थी, इन्होंने जब अध्ययन किया था तो ये पश्चिम महाराष्ट्र के अक्ष गांव का उन्होंने अध्ययन किया था। पश्चिमी छोर का अहुपे दक्कन का पठार जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो उन्होंने जब अपना अध्ययन किया तो अध्ययन करने के फलस्वरूप वे क्या देखते हैं कि जब वो नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो वो बताते हैं कि उनका बेटा पारंपरिक व्यवसाय करेगा, जाति की भूमिका बनी रहेगी। मैंने नातेदारी प्रथा के अंतर्गत जब उन्होंने अक्ष गांव का अध्ययन किया तो वहाँ पे पाया और ये देखा गया कि शिक्षा और बाहरी प्रभाव का व्यवहार में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ कृषि कार्य में जाति के बाहर से मदद मिलता है। गांव से लोगों का लगाव बना रहता है और जो एससी की स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। इन्होंने ये भी इसको देखा था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि भारत में नातेदारी व्यवस्था, भारत में किस प्रकार से उन्होंने नातेदारी व्यवस्था के बारे में बात की थी। तो भारत में नातेदारी, ये जो उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, उनकी पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में उन्होंने इसका वर्णन किया था। और उन्होंने नातेदारी व्यवस्था को, भारत की जो नातेदारी व्यवस्था थी उसको 4 भागों में बांटा था। पहला था उत्तर भारत, नॉर्दर्न जोन ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, उन्होंने भाषा के आधार पर भी इसको वर्गीकृत किया था। बी नंबर है दक्षिण भारत, सदर्न जोन ऑफ द्रविडियन लैंग्वेज। सी नंबर है मध्य भारत, सेंट्रल जोन ऑफ ट्रांजिशन। और डी नंबर है पूर्वी भारत, ईस्टर्न जोन ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज। ठीक है, हम लोग एक एक करके उनके चारों जो उन्होंने भारत को वर्गीकृत किया था उसको देख लेते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्वी, मध्य। पश्चिमी के बारे में उन्होंने बात नहीं की। ठीक है, पश्चिम को उन्होंने पूर्व मध्य के साथ ही जोड़ लिया था, मध्य के साथ जोड़ लिया था। तो सबसे पहला है उत्तर भारत। उत्तर भारत में वे नातेदारी व्यवस्था को नातेदारी समूह, नातेदारी शब्दावली, वैवाहिक समूह, उपहारों के आदान प्रदान के आधार पर वे इसको वर्गीकृत करते हैं। दक्षिण भारत में वे नातेदारी समूह, पितृवंशीय समूह, विवाह संबंधी नातेदारी शब्दावली, वैवाहिक नियम, उपहारों का आदान प्रदान के आधार पर इसका वर्णन करते हैं। तो जब उन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत का उन्होंने अध्ययन किया तो अध्ययन करने के बाद वो एक निष्कर्ष पर पहुंचती हैं। उसका जब तुलनात्मक वो अध्ययन करती हैं तो वो ये पाती हैं कि जन्म के परिवार और विवाह के परिवार में स्पष्ट अंतर नहीं है, जबकि उत्तर भारत में अंतर है। जो दक्षिण भारत का जो परिवार था उसमें जन्म का परिवार और विवाह का परिवार में कोई अंतर देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन जो उत्तर भारत का परिवार था वहाँ पे हमें अंतर देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए हम लोग तो रहते हैं ना, हम लोग को तो पता चलता है कि कौन सा हमारा वैवाहिक परिवार है, कौन सा जन्म का परिवार, हम लोग को तो ये समझ में आता है। फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया कि उत्तर भारत में वर्णात्मक प्रणाली, जबकि दक्षिण भारत में वर्गात्मक प्रणाली है। ठीक है, उत्तर भारत में जहाँ वर्ण के आधार पर समाज का वर्गीकरण है वहाँ पे वैसी नातेदारी व्यवस्था देखने को मिलती है, तो दक्षिण भारत में वर्ग के आधार पर प्रणाली हमें देखने को मिलती है। उत्तर भारत में जहाँ अनुलोम विवाह मिलता है वहीं दक्षिण भारत में अधिमान्य विवाह देखने को मिलता है। फोर्थ है कि उत्तर भारत में पत्नी अजनबी होती है, जबकि दक्षिण भारत में पत्नी अजनबी नहीं होती। दक्षिण भारत के जो लोग होते हैं वे अपनी पत्नी को पहचानते, मतलब रिलेशन में ही उनका शादी होता है। बोलने का उद्देश्य यही है। दक्षिण में सकारात्मक नियम रहते हैं और उत्तर भारत में नकारात्मक नियम देखने को मिलते हैं। ये तो उन्होंने उत्तर और दक्षिण का जब अध्ययन किया तो उसके फलस्वरूप इसके निष्कर्ष को निकाल दिया। अब वे अध्ययन करती हैं मध्य क्षेत्र में। तो मध्य क्षेत्र में वे बताती हैं कि ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच विवाह है। कुछ जातियों में तो खासतौर में जैसे अहीर, काठी, चरण आदि में ये सब चीज़ तो देखने को मिलता ही है।
फिर वहाँ पे कुलीन विवाह देखने को मिलता है। गुजरात की जो कुछ जातियों में देवर भाभी विवाह भी प्रचलित है, या फिर पत्नी की छोटी बहन से भी विवाह देखने को मिलता है। ये कहाँ पे? गुजरात के कुछ जातियों में। डी नंबर है पूर्वी भारत, जो कि ऑस्ट्रिक और मुंडारी भाषा वाले हैं। इसमें जो गारो यानी पत्नी का जो पति होता है उसको नोकमा बोला जाता है। यहाँ पे मातृवंशीय परंपरा को मोचंग कहा जाता है। माता अपने उत्तराधारी जो उसका उत्तराधिकारी होता है उसको नोकना चुनती है। जमाता अपने पति को नोकरम बन जाता है। और थर्ड है कि नातेदारी संगठन का कोई निश्चित प्रतिमान नहीं होता है। कहाँ पे? तो पूर्वी भारत में हमें देखने को मिलता है। तो ये 4 भागों में वर्गीकृत किनके द्वारा किया गया था? इरावती कर्वे जी के द्वारा किया गया था। फिर इरावती कर्वे जी ने नगरीय समुदाय के बारे में ये बात करती हैं। नगरीय समुदाय के बारे में वे बात करते बताती हैं कि इरावती कर्वे और उनके जो सहयोगी थे राणा डीव, इन्होंने 1965 में महाराष्ट्र जिले के कलतान शहर का उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद वे बताते हैं कि जाति क्या होता है, इसको वे परिभाषित करते हुए बताती हैं कि जाति बहुत कुछ अपवादों के साथ एक लुप्तप्राय समूह है। क्या बोला जा रहा है कि जाति क्या है? बहुत कुछ अपवादों के साथ एक लुप्तप्राय समूह है, एक छोटा रूप है। वो क्या है? जाति का रूप ले लिया है। परिवार के बारे में वे बताते हैं कि उन लोगों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो एक ही रसोई में पका हुआ खाना खाते हैं, जो आमतौर पर संपत्ति भी एक ही रखते हैं और आम तौर पर पारिवारिक पूजा में भाग लेते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे? परिवार कहलाएंगे। ये इनके द्वारा बोला गया था। और युगांत के बारे में वे बताती हैं कि ऐतिहासिक मानव शास्त्रीय धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से महाभारत के प्रमुख पौराणिक वीर आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। युगांत में वे महाभारत के पौराणिक वीर आंकड़ों का उनके द्वारा अध्ययन किया गया। ये था नातेदारी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं। वो हमारा टॉपिक है विवाह। ठीक है, विवाह। तो विवाह को समझने से पहले विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसके संदर्भ में कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे बोगार्ट्स। इन्होंने बताया है कि स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की जो संस्था होती है उसको क्या कहा जाता है? विवाह कहा जाता है। जैसे जब हम सभी जाते हैं, इसमें 2 विषम लिंगियों का विवाह होता है, एक स्त्री एक पुरुष रहता है, तो उनको पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की एक संस्था है। किनके द्वारा बोला गया है? बोगार्ट्स जी के द्वारा। मेलिनोवस्की जी बताते हैं कि ये एक संविदा है, एक विवाह सच्चा स्वरूप है। और ये क्या बताते हैं? इसको संविदा के रूप में बताते हैं। वेस्टरमार्क बताते हैं कि स्त्री पुरुष संबंध जिसे प्रथा बोला जा रहा है, कानून स्वीकृति देता है, वो क्या कहलाता है? विवाह कहलाता है। ये विवाह का एक रूप है और ये इसके आदि स्वरूप को प्राचीन विवाह का जो ये आदि स्वरूप है इसको ये महत्वपूर्ण मानते हैं। कौन? तो वेस्टरमार्क जी। लॉवे जी कहते हैं कि विवाह नातेदारी व्यवस्था का फाउंटेन पेन है। फाउंटेन पेन का मतलब हुआ कि इसका ये आधार स्तंभ है। ठीक है, कोई भी जो नातेदारी व्यवस्था होती है, नातेदारी व्यवस्था हम लोगों ने पढ़ा ना, तो उसका जो आधार स्तंभ, उसका जो नींव है, तो वो कौन है? तो ये विवाह ही है। मर्डॉक जी बताते हैं कि एक साथ रहते हुए कोई भी व्यक्ति यौन संबंध जो करता है, ठीक है, उस जिसको कि समाज की स्वीकृति प्रदान होती है, वो क्या कहलाएगा? विवाह कहलाएगा। इसमें आर्थिक सहयोग भी प्रदान होता है। और लूसी मेयर के अनुसार स्त्री पुरुष का एक ऐसा संबंध जिसमें संतान को वैधता देने का इकरारनामा, अर्थात स्त्री पुरुष के जो विवाह संबंध होता है उनसे जो संतान उत्पत्ति होती है तो उनको समाज में वैधता देने के लिए, कानूनी अधिकार देने के लिए ये क्या? एक इकरारनामा है। ठीक है, तो ये था विभिन्न समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं। अब हम लोग देखते हैं कि जो विवाह है मेनली क्या है कि हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह के बारे में के.एम. कपाडिया जी बात करते हैं। तो के.एम. कपाडिया हिंदू विवाह को बताते हैं। हम लोग इसका डिटेल्स में भी जानेंगे, हिंदू विवाह के कितने रूप होते हैं, क्या क्या उसके प्रकार है। तो यहाँ पे मैं एक बार शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ, फिर हम लोग उसको डिटेल्स में उसका डील करेंगे। तो हिंदू विवाह को के.एम. कपाडिया बताते हैं कि यह धर्म, प्रजा और रति पर आधारित होती है। और मुस्लिम विवाह को कपाडिया जी मानते हैं कि ये एक समझौता होता है। ठीक है, जहाँ पर हिंदू विवाह को वो धार्मिक आधार इसका मानते हैं, वही मुस्लिम विवाह को ये समझौता के रूप में मानते हैं, जिसमें बताते हैं कि 2 साथियों के हस्ताक्षर होते हैं जिसके प्रतिफल के रूप में उन्हें मेहर प्रदान किया जाता है। ये मतलब मुस्लिम विवाह क्या हो गया? एक टाइप का आपका कॉन्ट्रैक्ट टाइप का हो गया। फिर एक विवाह
होता है, ये हिंदू में होता है मेनली। आपको संथाल, खासी, कादर ये सब चीज़ में देखने को मिलेगा। भूपति विवाह आपको मर्डॉक जी बताते हैं, जिसको कि वे बोलते हैं कि एथनोग्राफ क्यूरियोसिटी, और इसमें मैकमिलन जी इसको तिब्बती प्रथा मानते हैं। फिर विवाह के बहुत सारे रूप भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे विनिमय विवाह जो कि गोंड और कुकी जनजाति में देखने को मिलेगा। परिवीक्षा विवाह कुकी और जयंतिया जो जनजाति है वहाँ पे मतलब कोई एक टेस्ट लेने के बाद जो विवाह किया जाता है। परीक्षा विवाह उसी प्रकार से परीक्षा विवाह ही रहती है। जो भील, खासी, गोल, कोदरी और लुइया सुइया इसका नाम भी बोला जाता है। हड़न विवाह जो नागा जो जनजाति है वहाँ पे देखने को मिलता है। और सेवा विवाह मतलब जो पुरुष रहेगा, जो युवक रहेगा, वो अपने ससुराल में जाके वो सेवा प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप उसका विवाह होता है। ये मेनली आपको गोंड और बोगा जनजाति में देखने को मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं हिंदू विवाह। हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह देख लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है। तो हिंदू विवाह जो है ये हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। एक तो कपाड़िया जी भी इसको मानते हैं, साथ ही साथ पीएन प्रभु जी भी इसको धार्मिक संस्कार के रूप में मानते हैं। केएम कपाड़िया बोलते हैं अपनी पुस्तक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया में, उसमें वे बताते हैं कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है, इसलिए विवाह का जो मौलिक उद्देश्य है ये धर्म है, ये धर्म से इसको रिलेटेड करते हुए मानते हैं। हिंदू विवाह के अगर उद्देश्य के बारे में बात की जाए तो केएम कपाड़िया के अनुसार हिंदू विवाह के 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं? धर्म, प्रजा और रति। धर्म यानी कर्तव्यों की पूर्ति करना, प्रजा यानी संतान की प्राप्ति, और रति यानी यौन सुख। ये कौन बात करते हैं? तो केएम कपाड़िया हिंदू विवाह के उद्देश्य बताते हैं। हिंदू विवाह की जो प्रकृति होती है वो धार्मिक संस्कार की होती है, अतः इसकी प्रकृति को अविच्छेद यानी जीवन भर नहीं तोड़ने वाले होते। कहीं आप देखते हैं कि हमारा जो हिंदू विवाह है कहीं जैसे कहीं भी इसको तोड़ा जा सकता है, वो तो नहीं होता है। हिंदू विवाह अधिनियम जो है ये 1955 में बना था, इसको इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा। के बाद अब इसकी प्रकृति में कुछ परिवर्तन आया है। हिंदू विवाह के अगर प्रकारों की बात की जाए तो परंपरागत रूप से हिंदू विवाह के 8 स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। मेनली 8 प्रकार के विवाह हम लोग देखने को मिलते हैं। इससे रिलेटेड मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, जब आप लोग देखिएगा उसको सर्च कीजिएगा तो परिवार विवाह, नातेदारी सबका बना हुआ है, लेकिन सबको एक साथ मर्ज करके मैं लेकर आई हूँ ताकि आप लोग को और ईजी हो सके। तो हिंदू विवाह के प्रकारों की अगर बात की जाए तो परंपरागत रूप से हिंदू विवाह के 8 स्वरूप होते हैं। ब्रह्म विवाह, इस विवाह को सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है, जो कि वेदों के ज्ञाता होते हैं वैसे वर्ग को चुना जाता है, उनको वस्त्र आभूषण दिया जाता है, अलंकार से सुसज्जित करके अपनी कन्या को उनको दान में दिया जाता है। देव विवाह में क्या होता है कि यज्ञ कराने वाले पुरोहित को अलंकार से सुसज्जित करके उनको अपनी पत्नी जो पुत्री है उनसे विवाह करवाया जाता है। अगर आप लोग को और डिटेल्स में जानना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तीनों ही वीडियो का, नातेदारी, विवाह और आपका परिवार का, आप लोग वहाँ पे जाकर जरूर उसको एक बार देखिएगा। आर्ष विवाह, जब कोई ऋषि गाय और बैल को किसी कन्या के पिता को भेंट में दिया जाता है तो इसे आर्ष विवाह कहा जाता है। मतलब कोई ऋषि है उसका मतलब जो कन्या का पिता है वो ऋषि को गाय बैल भेंट करके अपनी कन्या का विवाह करवाता है, इसको आर्ष विवाह बोला जाता है। प्रजापति विवाह में लड़की का जो पिता होता है यह आदेश देता है कि तुम दोनों आजीवन साथ रहकर धर्म का जीवन व्यतीत करो, और आर्ष और प्रजापति विवाह लगभग एक ही जैसा है, ठीक है, उस तरह को बोला जाता है। असुर विवाह जो होता है इसमें कन्या के परिवार वालों को धन देकर विवाह कराना, असुर विवाह मतलब धन देकर जो विवाह किया जाता है वो असुर विवाह कहलाएगा। गंधर्व विवाह में वर वधू के आपसी प्रेम और इच्छा से होने वाला विवाह रहता है जिसको गंधर्व विवाह बोला जाता है। राक्षस विवाह में मारकर अपहरण करके सोती हुई कन्याओं के साथ जो विवाह किया जाता है जैसे युद्ध के समय ये सब में, तो ये उसको राक्षस विवाह कहा जाएगा। और
जो पिशाच विवाह है इसमें सोती हुई कन्याओं को, उन्मुक्त कन्याओं को मदिरा पान कराकर लड़की के साथ जो बलपूर्वक कुकृत्य करके जो विवाह किया जाता है उसको पिशाच विवाह कहा जाता है। इसमें से जो ब्रह्मदेव, आर्ष और प्रजापत्य को उत्तम तथा असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच विवाह को निम्न यानी निकृष्ट माना जाता है। और वर्तमान में अगर बात की जाए तो ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, पिशाच विवाह बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, अभी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो आज को हम लोगों ने पढ़ा नातेदारी के संबंध में, विवाह के संदर्भ में। कल के क्लास में हम लोग विवाह के अंतःविवाह के रूप, उसके बहिर्विवाह के रूप और परिवार को कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो फिर देखने से आप लोग को भी समझने में दिक्कत होगी। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, हम लोग कल को क्लास में इसे कवर कर लेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।